सूरजपुर गांव में रमेश अपने बेटे सोहन के साथ रहता था। उसका अपना कोई खेत नहीं था जिससे कि वह अपना पेट पाल सकता, और अपना पेट पालने के लिए दोनों बाप बेटे जमींदार के यहाँ काम किया करते थे, और जो भी उन्हें थोड़ा बहुत अनाज मिलता था उसी से वह अपना घर का खर्चा और अपना पेट पालते थे। रमेश की पत्नी सोहन के जन्म के कुछ दिनों बाद ही मर गई थी, इसलिए सोहन का पालन पोषण सब ही रमेश ने किया। बाबूजी जल्दी चलो, जमींदार के यहाँ नहीं, हम लोगों को बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। सोहन भी अपने पिता की तरह बहुत ही मेहनती था, और उनके गांव के जमींदार हीरालाल उन्हें बहुत कम राशन दिया करते थे, जिससे कि वो लोग आधा पेट ही खाना खा पाते थे। और इन बाप बेटे का ऐसा बहुत दिनों से चल रहा था। फिर एक दिन सोहन अपने पिता रमेश से कहता है, बाबूजी हमें जमींदार साहब बहुत कम राशन देते हैं, तो उसमें हम लोग अपना पेट तक नहीं भर पाते हैं, और ऐसा हम लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं। मुझे तो अब बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। मुझे लगता है कि अब जमींदार साहब के यहाँ हमें नौकरी छोड़ देनी चाहिए और कहीं शहर में अच्छा काम ढूंढ लेना चाहिए। हाँ सोहन, मुझे भी बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। अरे कभी कभी तो मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं देता है, आंखों में धुंधलापन छा जाता है। लेकिन हम जमींदार साहब की नौकरी नहीं छोड़ सकते। अगर हमने ऐसा किया तो वह हमें जीते जी सूली पर चढ़ा देंगे। इससे हम लोगों की यही भलाई है कि चुपचाप जमींदार साहब के यहाँ काम करते रहे। अच्छा बेटा सोहन, तू जा, खाना बनाने के लिए लकड़ी जंगल से ले आ जाकर। अच्छा ठीक है बापूजी, अगर ऐसी बात है तो हम कभी जमींदार साहब के यहाँ से नौकरी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा बाबूजी, फिर मैं जा रहा हूँ जंगल से लकड़ियां लाने के लिए। सोहन जंगल से लकड़ियां लाने के लिए चला जाता है। फिर रमेश के घर एक बूढ़ी दादी आती है और वह रमेश से कहती है, अरे बेटा रमेश, तुम लोग जमींदार के यहाँ से काम करके आते हो और फिर घर में खाना बनाते हो, घर की साफ सफाई करते हो, तो तुम्हें ऐसा करते करते बहुत ही रात हो जाती है और तुम बाद में खाना खाकर सो पाते हो। मैं कहती हूँ कि तुम अपने बहन की शादी करो, जिससे कि तुम्हें समय पर खाना मिलने लगेगा और तुम्हारा घर का काम भी वही करेगी। अब तुम लोग खुद को ही देख लो, कितने दुबले हो रहे हो। हाँ अम्मा, तुम बात तो सही कह रही हो, लेकिन मैंने सोहन की शादी पहले ही कर दी है। उसकी शादी के पूरे 6 महीने हो गए हैं, लेकिन उसकी बीवी अपने मायके में है। अरे बेटा रमेश, तुमने किसी को बताया नहीं कि तुम्हारे बेटे सोहन की शादी हो चुकी है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं वजह जान सकती हूँ कि सोहन की बीवी अपने मायके में क्यों है। हाँ अम्मा, क्यों नहीं। अरे सोहन की बीवी अपने मायके में इसलिए है क्योंकि हमारे पास उसे पहनाने के लिए ज्यादा कपड़े नहीं है और खाने के लिए राशन भी नहीं है। बस इसीलिए वह अपने मायके में है। लेकिन वह अपने मायके में अपनी मर्जी से नहीं है, वह हम लोगों के कहने पर ही है। अरे रमेश, मैं तो तुझे बहुत बुद्धिमान समझती थी, लेकिन तू तो बड़ा मूर्ख निकला। अरे सोहन की बीवी घर में होगी तो वह घर का पूरा काम करेगी और तुम्हें समय से खाना भी मिल जाएगा। अच्छा तुम उसे कल ही यहाँ बुला लो, उसे पहनाने के लिए कपड़े मैं तुम्हें दूंगी। ठीक है अम्मा, मैं सोहन से कहकर उसे जल्द ही बुलवा लूंगा। होते ही सोहन अपनी ससुराल के लिए निकल जाता है। सोहन कुछ दिन अपने ससुराल में रहता है। फिर एक दिन सोहन अपनी पत्नी को लेकर घर आता है, लेकिन वह अपनी पत्नी सुनीता को अपने घर में नहीं लाता, बल्कि बूढ़ी दादी के घर में ले जाता है। और फिर दोनों बाप बेटे जमींदार के यहाँ काम करने के लिए चले जाते हैं।
सुनीता को घुटन नाम महसूस हो, इसीलिए दादी उससे बातचीत करती है। बेटी के घर तुम्हारा नहीं है, यह घर मेरा है। तुम्हारा घर दूसरी जगह है सोहन, इसलिए तुम्हें यहाँ छोड़ गया, क्योंकि घर में तुम अकेली होती और अभी तुम नई नवेली दुल्हन हो तो तुम्हें उस घर में डर भी लगता। बस सोहन ने अपनी इज्जत संभालने के लिए तुम्हें यहाँ छोड़ दिया। मैं अभी तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। चलकर तब तक तुम्हारे बाबूजी और सोहन भी घर आ जाएंगे। ठीक है अम्मा, मुझे का तो लगा कि यही मेरा घर है। बूढ़ी काकी सुनीता को उसके घर छोड़ देती है। सुनीता अपने घर को देखते हैं तो खुद से ही कहती है, हे भगवान, मेरा घर कैसा है? इसमें तो बिल्कुल साफ सफाई नहीं है। हाँ, होगी भी कैसे? सासू माँ तो नहीं है, वह और पिताजी आते हैं, बेचारे जैसे तैसे खाना खाकर सो जाते होंगे। चलो मैं अपनी घर की साफ सफाई कर लेती हूँ। सुनीता बहुत ही बुद्धिमान औरत थी और वह परिस्थिति को संभालना भी अच्छी तरह से जानती थी। सुनीता सारे घर की साफ सफाई अच्छी तरीके से करती है। कुछ देर बाद दोनों बाप बेटे घर में आते हैं तो अपने घर को ऐसा चमचमाता हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे सुनीता, तुमने तो हमारे घर को बिल्कुल चमका दिया। मेरे जीवन में मेरी माँ नहीं है, तब से मैंने ऐसा चमचमाता हुआ घर पहली बार देखा है। अरे अब मैं घर में आ गई हूँ, तब भी क्या घर में गंदगी ही पड़ी रहेगी? अब घर ऐसे ही चमचमाता रहेगा। अच्छा, आप लोग जमींदार साहब के यहाँ काम करते हो तो वह तुम्हें कितना राशन या कितने पैसे देते हैं? सुनीता, जमींदार साहब मुझे पैसे नहीं देते हैं, बल्कि उसके बदले 5 किलो राशन डेली दे देते हैं। बस उसी से हम लोग अने पेट का पालन पोषण करते हैं। अरे 5 किलो राशन से हम लोगों का क्या हो पाएगा? अच्छा, कल आप जमींदार साहब से कहना कि मेरा राशन 5 किलो से बढ़कर 20 किलो कर दो। कहना कि मेरी शादी हो गई है और मेरी पत्नी भी अब आ गई है। नहीं बेटा, तुम हमारे गांव की जमींदार साहब को नहीं जानती हो। अरे वह मेरा राशन नहीं बढ़ाएंगे। अरे बाबूजी, आप उनसे अपना हक मांग रहे हो, कोई चोरी तो नहीं कर रहे हो? अरे आप कल कहकर देखना। अगले दिन रमेश जमींदार के सामने खड़े होकर जमींदार से कहता है, जमींदार साहब, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। मैंने अपने बेटे की शादी कर दी है तो अब मेरी बहू भी घर में है, तो मेरी आपसे बस यही विनती है कि आप मेरा राशन 5 किलो से बढ़ाकर 20 किलो कर दो। हाँ रमेश, क्यों नहीं? अरे तुम मुझे पहले ही बता देते तो मैं तुम्हारा राशन ज्यादा कर देता। चलो, तुम्हें आज से ही 20 किलो राशन मिलने लगेगा। अरे जी, आप लोग इतने दिनों से राशन लेकर आ रहे थे तो मैं थोड़ा थोड़ा राशन बचाकर बहुत राशन रख लिया है। अब आप लोग ऐसा करो कि जमींदार साहब के यहाँ से नौकरी छोड़ दो और अपनी खुद की दुकान बाजार में खोल लो, जिससे कि हमारा खुद का व्यापार हो जाएगा और हम लोग अच्छा खासा पैसा भी कमा पाएंगे। ठीक है सुनीता, आज से हम लोग जमींदार साहब के यहाँ काम करने के लिए नहीं जाएंगे और अपनी खुद की बाजार में दुकान खोल लेंगे। फिर दोनों बाप बेटे अपनी एक दुकान बाजार में खोल लेते हैं। भगवान की कृपा से उनकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है और फिर वह कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो जाते हैं। इस तरह सुनीता की बुद्धिमानी से उनका अपना व्यापार भी हो जाता है। काशीपुर गांव में राजू अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन बुद्धिमान बहुत था। अरे जी, मेरा मन बेसन की पकौड़ी खाने का कर रहा है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे घर में बेसन तो बिल्कुल भी नहीं है, तो हम बेसन के पकौड़ी कैसे खा पाएंगे? लक्ष्मी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अभी बेसन का इंतजाम करके आता हूँ। बस तुम कुछ देर मेरा इंतजार करो, मैं कुछ भी करके आज तुम्हें बेसन की पकौड़ी खिलाऊंगा। राजू अपनी पत्नी से तो कह देता है कि वह उसे बेसन की पकौड़ी खिलाएगा, लेकिन उसे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह बेसन और तेल का इंतजाम कैसे करेगा।
राजू को एक उपाय सूझता है तो वह तुरंत अपने दोस्त दिनेश के पास जाता है। और दिनेश भाई, क्या हाल है? घर में सब लोग ठीक है ना? हाँ राजू भैया, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आज तुमने अचानक कैसे याद कर लिया? दिनेश, बात ही कुछ ऐसी है कि तुम्हारी भाभी आज बेसन की पकौड़ी खाना चाहती हैं और मेरे पास पैसे तो है नहीं कि मैं उनके लिए बेसन ले आऊं। इसीलिए आज तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं तुम्हारे तुरंत कुछ ही दिनों में चुका दूंगा। अरे भाई राजू, इस समय मेरे पास भी पैसे नहीं है और तुम्हारी भाभी भी कब से मीठा खाने की जिद कर रही हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं उन्हें कुछ मीठा खिला सकूं। तभी दिनेश की पत्नी घर के अंदर से दिनेश को आवाज लगाती है। अरे जी, जल्दी आओ, खीर खा लो आकर, नहीं तो ये ठंडी हो जाएगी। और बाहर तुम कर क्या रहे हो? हाँ हाँ भाग्यवान, आ रहा हूँ। क्यों इतना चिल्ला रही? अरे दिनेश भाई, क्यों झूठ बोल रहे हो? भाभी तो घर में तुम्हें खीर खाने के लिए बुला रही है और तुम मुझसे कह रहे हो तुम्हारी बीवी खीर खाने के लिए जिद कर रही है। अरे नहीं नहीं राजू भाई, आप गलत समझ रहे हो। मेरी बीवी मुझे खिचड़ी खाने के लिए बुला रही है, लेकिन वह प्यार में कह देती है कि खीर खा लो आकर, क्योंकि इतनी तो हैसियत नहीं है कि खीर खा सकूं, तो खिचड़ी को ही खीर कह के मन को शांत कर लेती है। अरे मुझे माफ करना दिनेश, मैं आपकी बीवी की भावनाओं को समझ नहीं पाया और मैंने सोचा था कि तुम्हारे पास से कुछ पैसे मिल जाएंगे, लेकिन तुम मेरे जैसे ही गरीब हो। मुझे माफ करना, खाम खा मैंने तुम्हारा समय बर्बाद कर दिया। अरे नहीं नहीं राजू भैया, ऐसा मत सोचिए। अरे हम लोग कब से नहीं मिले, चलो इसी बहाने आज मिल गए। राजू एक पेड़ के नीचे चौपाल पर बैठकर खुद से ही कहने लगता है। मेरे से झूठ बोला कि उसकी बीवी मीठा खाने के लिए जिद कर रही है, लेकिन उसके घर में खीर जरूर बनी थी, क्योंकि मुझे खीर खुशबू आ रही थी। तुम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां से रुपए ले जाकर अपनी पत्नी के पकौड़ी खाने का सामान ले जाऊं। राजू खुद से यह बातें कहीं ही रहा था। तभी वहां एक आदमी आता है तो राजू उसे रोकता है। अरे भाई, ये घर किसका है? इतना अच्छा चमक रहा है, मुझे तो लगता है कोई बड़े आदमी का घर है। हाँ भाई साहब, ये हमारे गांव के सरपंच का घर है और कल उनकी बेटी का जन्मदिन है, तो वह यहाँ भंडारा करा रहे हैं। हमारे गांव के सरपंच बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान हैं। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ, मुझे खेत पर काम करने के लिए जाना है। अच्छा ठीक है भाई, आप जाइए अपने खेत पर काम करने के लिए। वैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये बात बता दी। सरपंच जी, भंडारा तो कल करा रहे हैं, लेकिन मेरी बीवी का पकौड़ी खाने का आज मन कर रहा है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। राजू बाजार जाकर सबसे पहले बेसन वाले के पास जाता है और उससे अपने अलग बुद्धि लगाकर कहता है। और भाई साहब, क्या हाल? अरे तुम्हें सरपंच जी ने याद किया है भाई। अच्छा, सरपंच जी को मेरे से क्या काम पड़ गया जो मुझे याद कर लिया? भाई बताओ, मैं उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। भाई, सरपंच जी की बेटी का कल जन्मदिन है तो वो भंडारा करा रहे हैं और भंडारे में पकौड़ी भी बनवाएंगे, तो आप कुछ बेसन दे दो जिसको सरपंच जी चेक करेंगे। हाँ भाई, मैं अभी आपको चेक करने के लिए 1 किलो बेसन दे देता हूँ और सरपंच जी से कह देना जाकर के जितना भी बेसन उन्हें चाहिए होगा उतना मैं दे दूंगा। राजू बेसन लेकर चला आता है और फिर एक तेल वाले के पास जाता है। अरे भाई, सरपंच जी ने तुम्हारा तेल मंगाया है चेक करने के लिए, उनकी बेटी का जन्मदिन है तो वह भंडारा कर रहे हैं, तो तुम मुझे कुछ तेल दे दो जिससे कि मैं सरपंच जी को चेक करा दूंगा। अरे कल तो तेल गया था चेक करने के लिए, मैं बार बार तेल नहीं दे पाऊंगा। अपने कह देना उसे, सरपंच से लेना है तो ले, नहीं तो मत ले। और भी लोग हैं जो मेरे से तेल खरीद लेंगे। उस तेल वाले की ऐसी बातें सुनकर राजू चुपचाप पतली गली से वहां से खिसक लेता है।
फिर राजू एक दूसरे तेल वाले के पास जाता है और उससे वही बात कहता है जो कि सब लोगों से कहता हुआ आया है। तो तेल वाला राजू से कहता है, हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं अभी आपको तेल दे देता हूं। फिर सरपंच जी से कह देना कि उनको जितना भी तेल जरूरत हो मेरे से ही ले ले। मैं उन्हें सस्ते और अच्छे दाम में दे दूंगा। बिल्कुल शुद्ध तेल होगा। राजू सारा सामान झोले में भरकर घर पहुंचता है। अपनी पत्नी से कहता है, लक्ष्मी, ये लो पकौड़ी बनाने का सारा सामान, और तुम जल्दी जाकर पकौड़ी बना लो। हाँ जी, अभी जाती हूँ। लेकिन आप यह बताइए कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए जो आपने इतना सारा सामान खरीद लिया? और सुबह तो आप कह रहे थे कि आपके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। फिर राजू सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है और फिर लक्ष्मी पकौड़ी बनाने लगती है। दोनों पति पत्नी बड़े चाव से पकौड़ी खाते हैं। इस तरह राजू की बुद्धिमानी से उसकी पत्नी ने बिना पैसा खर्च किए भी पकौड़ी खा ली। तो दोस्तों, अगर कोई काम पैसे से ना हो तो उसे दिमाग से करना चाहिए।